नमस्कार साथियों, सार्थक पहल बदलाव हमसे में पुनः एक बार आप लोगों का स्वागत है। चलो बने अर्थशास्त्र मुहिम के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं विदेशी निवेश। आज लेके आए हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट, विदेशी निवेश। निवेश यानी क्या होता है, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, निवेश। दो शब्द है हमारे पास में, एक निवेश और दूसरा होता है विनिवेश। दोनों बार ये क्वेश्चन एग्जाम में बने हैं, बड़े क्वेश्चन 15-15 नंबर से, निवेश और विनिवेश। विनिवेश, निवेश क्या है? निवेश पूंजीगत संसाधनों में धन लगाना, पूंजीगत संसाधनों में धन लगाना, उत्पादन कार्यों में धन लगाना, मशीनरी के क्रय करने में पैसा खर्च करना, बांध, डैम, उद्योग धंधे ये लगाने में पैसा खर्च करना है निवेश। ठीक है। फिर विनिवेश क्या हुआ? हाँ सर, शेयर मार्केट पर लगा। हाँ संजय, सर अपना पैसा रिटर्न, उसकी उल्टी प्रक्रिया। जो उत्पादन कार्य में पैसा लगाया था उसको वापस कर लेना, निकाल लेना, बेच देना। जो मशीनें बनाई थी, खरीदी थी, उसे क्या करना? बेच देना। विनिवेश, वो क्या कहलाता है? विनिवेश। जैसे सरकार कर रही है विनिवेश, निजीकरण, निजीकरण वो विनिवेश ही तो है सरकारी दृष्टिकोण से। सरकार का जो कारखानों में उसमें पैसा लगा था वो उसने बेच दिया, अपना पैसा वापस ले लिया, तो विनिवेश ही तो। ये बड़ा क्वेश्चन बनता है विनिवेश वाला। ठीक, इसे पढ़ेंगे हम बाद में। अभी तो हमने यही बताया निवेश क्या है, उत्पादन कार्यों में धन लगाना, पूंजीगत साधनों में धन इन्वेस्ट करना, निवेश कहलाता है। अब निवेश के बाद अगला शब्द हमारा विदेशी निवेश। विदेशी निवेश मतलब विदेशी पूंजीपति, विदेशी लोग, विदेशी मुद्रा जो है भारत में इन्वेस्ट की जाती है, तो उसे क्या कहते हैं? विदेशी निवेश। जैसे चीन का कोई उद्योगपति है, वो भारत में कोई कंपनी लगाता है, तो ये विदेशी निवेश कहलाएगा। ये विभिन्न रूपों में आ सकता है। हम पूरी डिटेल में आज चर्चा करने वाले हैं कि विदेशी निवेश क्या होता है, इसके लाभ क्या हो सकते हैं, क्यों आवश्यकता पड़ती है, कितने रूपों में ये होता है। तो शुरू से अंत तक हमारे साथ बने रहिए, और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वो सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगला वीडियो जो है समय पर प्राप्त हो सके। तो पहला हम पढ़ते हैं विदेशी निवेश क्या है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए विदेशी निवेश, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों ने किसी ने पढ़ा नहीं है अभी तक, है ना? जो आपके चेहरे के हाव भाव मुझे दिख रहे हैं, तो उससे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों ने इसे पढ़ा नहीं है। तो पढ़े, अब पढ़ते हैं। तो विदेशी निवेश, विदेशी उद्यमी, विदेशी उद्यमी लाभ व उत्पादन से प्रेरित होकर वित्तीय परिसंपत्तियों वित्तीय परिसंपत्तियों को किसी राष्ट्र में व्यय करते हैं, तो उस देश के दृष्टिकोण में विदेशी निवेश कहलाता है। अब देखो, दो देश है, दो देश हुए इसमें, एक जो निवेश कर रहा है और दूसरा देश जहां निवेश हो रहा है। जिस देश में निवेश किया जा रहा है, तो जिस देश में निवेश किया जा रहा है उस देश के दृष्टिकोण में विदेशी निवेश कहलाएगा।
जो देश कर रहा है उसके दृष्टिकोण में नहीं, जिस देश में हो रहा है उस देश के दृष्टिकोण में विदेशी निवेश कहलाता है। जैसे हमारे यहाँ पे BHEL, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स, या दुर्ग भिलाई वाला जो कारखाना है, इस्पात कारखाना, किस देश के सहयोग से? रूस, जो रूस के दृष्टिकोण से है, ठीक है। जो भिलाई वाला कारखाना है रूस के सहयोग से है, तो उस देश ने संपत्ति लगाई। हमारे देश के लिए क्या हुआ? वो विदेशी निवेश। वो क्या कहलाएगा? विदेशी निवेश। किस किस चीज का आगमन होता है इस प्रक्रिया में? इस प्रक्रिया में किस चीज का आगमन होता है? पूंजी। इस प्रक्रिया में पूंजी व तकनीक का आगमन होता है। पूंजी का हो सकता है, धन का हो सकता है, मशीनों का हो सकता है, टेक्नोलॉजी का भी हो सकता है। तो विदेशी निवेश में पूंजी और तकनीक का आगमन होता है। क्यों आवश्यकता पड़ती है विदेशी निवेश की? आवश्यकता, विदेशी निवेश की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो देश में निवेश का स्तर ऊंचा उठाने के लिए, देश में निवेश का स्तर ऊंचा उठाने के लिए, भाई कोई तो कंपनी आएगी। अब एक मान के चलो कोई होटल खुली है, कई होटल खुल गई है ना, तो उसके बगल में पांठेला खुल जाता है, ठीक है। फिर कुछ दिनों के बाद में देखो तो वहां पंचर बनाने वाली दुकान, हवा भरने वाली ये दुकान खुल जाती है, और धीरे धीरे क्या है, एक छोटा सा मार्केट वहां शुरू हो जाता है। तो ऐसे ये कोशिश की जाती है कि विदेशी कंपनी भारत में निवेश करे और धीरे धीरे भारतीयों के लिए, यहाँ के मूल निवासियों के लिए क्या वो उत्प्रेरक की तरह कार्य करे और लोगों में निवेश करने का जो स्तर है, जो भावना है वो पैदा हो। तो देश में निवेश का स्तर ऊंचा करना। आधुनिक तकनीक का उपयोग करना। आधुनिक तकनीक का उपयोग करना। जैसे अब हमारे यहाँ 5G लग रहा है, 5G का कॉन्सेप्ट चल रहा है, तो इस तरीके की जो टेक्नोलॉजी, नई नई टेक्नोलॉजी होती है, इसका इजाद तो भारत में नहीं हुआ, विदेशों से आए ना। तो हर देश में आविष्कार हो जरूरी नहीं, दूसरे देश के सहयोग से आता है वो, ठीक। तो इसके लिए वो शर्तें रखते हैं, उनकी कंपनी आती है, वो यहाँ निवेश करती है। तो क्या आधुनिक तकनीक का उपयोग करना, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करना, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करना, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करना। जो प्राकृतिक संसाधन हैं, जैसे अफ्रीका जैसे देश, अफ्रीका महाद्वीप के देश, संसाधन पर्याप्त है लेकिन वहां टेक्नोलॉजी नहीं है, साधन भी नहीं है, इसलिए वो उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। अब वो विदेशी पूंजी को आमंत्रित करें, विदेशी कंपनियां वहां जाए और उसका उपयोग कर सकते हैं। आधारभूत आर्थिक ढांचे का विकास करना, आधारभूत आर्थिक ढांचे का विकास करना, आधारभूत आर्थिक ढांचे का विकास करना। क्या चाहिए? सड़क चाहिए, है ना, बिजली चाहिए, रेलवे लाइन चाहिए, दूर संचार चाहिए, ये सब चाहिए। किसी भी छोटे छोटे उद्योगों का विकास करना है तो ये सब चाहिए, और इन सब के लिए पैसा चाहिए, है ना। कारखाना बनाना आसान है, लेकिन 300 किलोमीटर लंबा रोड बनाना है तो वो
कितना कठिन है, कितना पैसा लगता है, इतना सरकार के पास में है नहीं, तो इसके लिए विदेशी निवेश चाहिए। ऐसे बड़े कामों के लिए क्या चाहिए, विदेशी निवेश चाहिए। तो आधारभूत आर्थिक ढांचे का विकास करना, भुगतान संतुलन, भुगतान संतुलन, इसे असंतुलन नहीं बोलते हैं, भुगतान संतुलन की स्थिति में सुधार करना। भुगतान संतुलन, बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट। एक देश का शेष विश्व के साथ एक वर्ष की समयावधि में जितना भी आर्थिक लेन देन होता है, इसका जो अंतर होता है वो क्या कहलाता है, भुगतान संतुलन। इसके लिए असंतुलन शब्द नहीं आता, संतुलन ही लिखा रहता है। ठीक है, कभी भी भुगतान संतुलन ही लिखा हुआ मिलेगा आपको। ठीक, अनुकूल होता है, प्रतिकूल होता है, ये अनुकूल होता है या फिर प्रतिकूल होता है। यदि लेनदारी ज्यादा है तो अनुकूल है, देनदारी ज्यादा है तो प्रतिकूल है। अब देनदारी ज्यादा हो गई हमारी, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, विदेशों से ऋण लेना पड़ेगा, उसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं। तो भुगतान संतुलन की स्थिति में सुधार करने के लिए भी विदेशी पूंजी का आयात किया जाता है। क्लियर होगी बात, भुगतान संतुलन क्या है और भुगतान संतुलन क्यों, विदेशी निवेश क्या है और विदेशी निवेश की हमें आवश्यकता क्यों पड़ती है, या विदेशी निवेश का क्या महत्व है, उसकी उपयोगिता क्या है। अलग अलग तरीके से ये क्वेश्चन बन सकता है। अब हम पढ़ेंगे विदेशी निवेश के तरीके। विदेशी निवेश के तरीके, अब इसमें से अलग अलग क्वेश्चन बनता है, या तो पूरा एक साथ क्वेश्चन बन जाए या फिर अलग अलग क्वेश्चन भी ये पूछ सकते हैं। तो विदेशी निवेश के तरीके में सबसे पहला है FDI। ये सामान्य सा क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, नहीं भी पूछा जाए तो हर व्यक्ति को पता होना चाहिए, हर व्यक्ति को पता होना चाहिए। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, FDI, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। बात समझते हैं थोड़े से, FDI क्या है। दूसरे देश की कंपनी, दूसरे देश की कंपनी किसी अन्य देश में कोई कंपनी लगाती है, पहले से कोई कंपनी है उसमें निवेश करती है, तो इसे क्या बोलेंगे, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। मतलब सीधा पूंजीगत साधनों में वो निवेश करती है, किसी बैंक में नहीं कर रही है, किसी शेयर मार्केट में नहीं कर रही है, वो अलग है, सीधा निवेश कर रही है और उसके लिए वो लाभ हानि की जिम्मेदार है। लाभ होगा तो उसे, हानि होगी तो उसे, तो ऐसा निवेश क्या कहलाता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। सामान्यतः लिखेंगे इसे अच्छे से, किसी एक देश की कंपनी द्वारा, सामान्यतः किसी एक देश की कंपनी द्वारा दूसरे देश में किया गया प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, अर्थात जब उत्पादन के साधनों
जब उत्पादन के साधनों, भूमि, पूंजी, में विदेशी निवेशक प्रत्यक्ष रूप से निवेश करते हैं तो उसे एफडीआई कहते हैं। एफडीआई कहते हैं। अब देखो इसको थोड़ा सा समझते हैं। जैसे कोई कारखाना लगा दिया हमने, जैसे भिलाई वाले कारखाने की बात की है ना, भिलाई कारखाना, ये कारखाना रूस के सहयोग से लगाया गया है, ये हम मानते हैं। पता चला कि पूरा विदेशी सरकार ने लगाया था, अब एक 5 साल बाद बंद हो जाए, नुकसान हो गया ना उनका। और यदि खूब चला तो लाभ हुआ उनका। तो इस तरीके से उन्होंने सरकार को उधार दिया क्या पैसा? नहीं। किसी शेयर मार्केट में लगाया क्या? ब्याज से उधार दिया? नहीं। उन्होंने डायरेक्ट निवेश किया और अब उसको लाभ होगा या फिर हानि होगी। तो ऐसी स्थिति में वो चाहे उन्होंने भूमि में लगाया हो, कारखानों में लगाया हो, मशीनरी में लगाया हो, तो ऐसा निवेश जो है वो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहलाता है। अब इसके और क्या प्रावधान है? प्रावधान में देखें तो दीर्घकालीन, यह दीर्घकालीन एवं स्थायी प्रकृति का निवेश है। दीर्घकालीन एवं स्थायी प्रकृति का निवेश है। दीर्घकालीन कैसा? अधिक समय के लिए। क्यों किया जाता है अधिक समय के लिए? अब विदेशी कंपनियां यहां आएगी, अरबों रुपए खर्च करेगी, मशीनरी, अनुमति, ये वो, ठीक है, भूमि अधिग्रहण, ये ढेर सारी प्रक्रिया चलेगी। 5-6 साल तो इसी में लग जाएंगे उसको। अब जिस दिन लगाया कारखाना उसी दिन इनकम शुरू हो जाएगी क्या? नहीं। अब अरबों रुपए लगाया तो क्या नुकसान हुआ तो वापस चल जाएगी? वो नहीं कर सकते, छोड़ के जा नहीं सकते इतना सारा पैसा। अब यही करना पड़ेगा कि कुछ देर तक इंतजार करें, लोगों की भावनाओं को समझे कि इसमें क्या सुधार कर सकते हैं, उसके अनुसार काम करें, लेकिन छोड़कर नहीं जा सकते, क्योंकि इतना बड़ा निवेश इसमें होता है। किसी निवेश को एफडीआई में, किसी निवेश को एफडीआई में शामिल करने के लिए कम से कम कितना प्रतिशत? अमरदीप, कम से कम 51, 25, हाँ 10% हिस्सेदारी लेना आवश्यक है। 10% की हिस्सेदारी लेते हैं तो ही एफडीआई कहलाएगा। यदि 9% है, 7%, 8% शेयर खरीद लिए तो उसे एफडीआई बोलेंगे क्या? नहीं। कम से कम किसी कंपनी की 10% हिस्सेदारी जो है विदेशी निवेशक के पास में होती है तो ही उसे एफडीआई कहते हैं। बात क्लियर है? एफडीआई। अब जो कंपनी होती है, विदेशी कंपनियां 2 प्रकार का निवेश कर सकती है। 2 प्रकार का, एक है ब्राउनफील्ड और ग्रीनफील्ड। ब्राउनफील्ड और ग्रीनफील्ड। ब्राउनफील्ड क्या होता है? पहले से कोई कंपनी चल रही हो, पहले से कोई योजना चल रही हो, उसमें यदि वो हिस्सेदारी ले ले तो उसे क्या कहेंगे? ब्राउनफील्ड। कोई कंपनी है, उसका विनिवेश कर रहे हैं और इन्होंने वो हिस्सेदारी खरीद ली तो उसे क्या कहेंगे? ब्राउनफील्ड
निवेश। और ग्रीनफील्ड मतलब कुछ भी नहीं था, नए तरीके से कोई प्रोग्राम की शुरुआत हो रही तो उसे क्या बोलेंगे? ग्रीनफील्ड। ग्रीनफील्ड निवेश, ग्रीनफील्ड निवेश। तो दो तरीके से ये विदेशी निवेश दो जगह हो सकता है। पहले से कोई कंपनी चल रही है उसमें कर सकते हैं, या नई तरीके से कोई शुरुआत भी ये कर सकते हैं। नई जगह यदि काम शुरू करते हैं तो क्या कहलाएगा? ग्रीनफील्ड। पहले से चल रहा है इसमें निवेश करते हैं तो ब्राउन फील्ड। अब इनके पास में 10% या उससे अधिक हिस्सेदारी होती है तो फिर क्या मिलेगा इनको? क्या मिलेगा इनको? कमीशन। क्या मिलेगा? लाभ या हानि। लाभ या हानि के स्वामी होते हैं, कमीशन नहीं। कमीशन नहीं, FII नहीं पढ़ रहे हैं, FDI पढ़ रहे हैं। हिस्सेदारी ली है आपने तो जितना भी कंपनी को नुकसान होगा उसका 10% आपको नुकसान वहन करना पड़ेगा। फायदा होता है तो आपको 10% फायदा भी मिलेगा। तो ये कमीशन बेस पे काम करते हैं क्या? नहीं, कमीशन बेस पे नहीं, मालिकाना हक के रूप में काम करते हैं, मालिक बन के काम करते हैं, पार्टनर बन के काम करते हैं। तो इसलिए क्या मिलेगा इनको? लाभ या हानि। लाभ या हानि लिखेंगे। कंपनी के निदेशक मंडल में, कंपनी के निदेशक मंडल में, कंपनी के निदेशक मंडल में प्रत्यक्ष हिस्सेदारी होने पर, प्रत्यक्ष हिस्सेदारी होने पर लाभ या हानि के स्वामी होते हैं। लाभ या हानि के स्वामी होते हैं। ब्राउनफील्ड पता चल गया ना क्या है? लिखना चाहे तो लिख सकते हैं ब्राउनफील्ड में। तो ऐसा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो पूर्व में स्थापित किसी इकाई में किया जाता है तो उसे ब्राउनफील्ड निवेश कहा जाता है। ब्राउनफील्ड निवेश कहा जाता है। और ग्रीनफील्ड निवेश क्या है? ऐसा FDI जिसे किसी नई इकाई तथा आधारभूत इकाई जैसे रेलवे, सड़क आदि में निवेश किया जाता है तो इसे ग्रीनफील्ड निवेश कहा जाता है। अब सरकार की क्या प्रतिक्रिया होती है इसके ऊपर? क्या चाहती है सरकार FDI हो या नहीं चाहती? क्या चाहती है सरकार FDI के विषय में? प्रियंका? सर होना चाहिए। होना चाहिए। आप क्या बोल रहे हैं हिमृता? होना चाहिए। संजय कुमार? वैसे तो बिल्कुल होना चाहिए। अमरदीप? FDI होना चाहिए नहीं होना चाहिए? सर तकनीकी और ये सारी चीजों के लिए होना चाहिए। होना चाहिए। सरकार चाहती तो है होना चाहिए, लेकिन वही होना चाहिए जहां वो है। तो सरकार ने क्या किया है? FDI के मापदंड निर्धारित किए हैं। किन क्षेत्रों में बिल्कुल प्रतिबंधित है, कहां पे 100% होना चाहिए, कहां पर 49% होना चाहिए, कहां कितना FDI होना चाहिए, ये इसके लिए सरकार ने मापदंड निर्धारित किए हैं। क्योंकि विदेशी जब भी निवेश करेंगे तो कहां निवेश करेंगे? जहां उनको सबसे अधिक फायदा हो। और जहां सबसे अधिक फायदा हो, फायदे वाली चीजों पर विदेशी कंपनियों का अधिकार हो जाएगा तो हम क्या करेंगे?
यहाँ के लोग क्या करेंगे? यहाँ के लोग क्या करेंगे? तो इसलिए उनके ऊपर शर्तें रखी जाती है कि आप इतना ही निवेश कर सकते हैं, आप इस फील्ड में इतना कर सकते हैं, बाकी जो है हमारे देश के उद्योगपतियों के लिए सुरक्षित रखा गया। यदि ये नहीं होता, कोई दिशा निर्देश नहीं होते सरकार के, तो जो क्रीम लेयर है जहां बहुत ज्यादा सरकार जो कंपनियों को फायदा होता उसके ऊपर विदेशी कंपनियों का अधिकार हो चुका होता, और हमारे लिए वही रहते छोटे मोटे पान ठेले चलाने, गुटखा पाउच वाला आया नहीं तो बताता हो। क्लियर होगी ना बात? तो सरकार की पाबंदी हम देखते हैं इसके ऊपर। इतना लिख लिया हो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। अब हम देखते हैं सरकार के द्वारा क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं या कहां-कहां इसके ऊपर पाबंदी लगाई गई है। तो एफडीआई साउंड में आ गया होगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जब विदेशी निवेशक कंपनियों के माध्यम से निवेश करते हैं तो उसे एफडीआई कहते हैं। एफडीआई जो होता है दो प्रकार का होता है, ब्राउनफील्ड और ग्रीनफील्ड। पहले से जो इकाई चल रही है उसमें निवेश करते हैं तो ब्राउनफील्ड, और आधारभूत संरचना या नई किसी यूनिट में निवेश करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? ग्रीनफील्ड निवेश कहते हैं। अब हम देखेंगे सरकार की पाबंदी। सरकार की पाबंदी, तो सरकार ने ऐसा मना नहीं किया कि कहां निवेश करना है कहां नहीं करना है, बल्कि कुछ चीजें निर्धारित कर दी कि 100% करेंगे, यहां इससे कम। तो 2017 की विदेशी निवेश नीति के अनुसार 100% एफडीआई वाले क्षेत्र, कहां पर विदेशी निवेशक 100% तक एफडीआई कर सकते हैं। तो नंबर 1 कृषि एवं पशुपालन, इसके ऊपर कर सकते हैं लेकिन करेंगे नहीं। कृषि एवं पशुपालन, दूरसंचार सेवा, दूर संचार सेवा जो 4G 5G वाली बात कर रहे हैं, दूरसंचार सेवा, खनन, बागवानी, खनन बागवानी, रक्षा, रेलवे, मतलब ट्रेन की बात नहीं कर रहे हैं हम, ऑनलाइन में लोग सुनाई आ रहा है बराबर, ट्रेन की बात नहीं कर रहे, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर, नागरिक उड्डयन, एनबीएफसी, क्या होता है रवि सर? एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज। तो ऐसे इसमें निवेश कर सकते हैं। संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियां, संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियां, संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियां, क्या मतलब है अमरदीप इसका? संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी अपनी ये आधारभूत संरचना रुक नहीं पाएगा, जो लगातार घाटे में चलिए उसकी विदेशी कंपनियां इसको खरीद सकते हैं और फिर से इसका पुनर्निर्माण कर सकते हैं, रुक नहीं पाएगा जिसे कहेंगे। तो संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियां, सिंगल ब्रांड खुदरा बाजार, सिंगल ब्रांड खुदरा बाजार, सिंगल ब्रांड खुदरा बाजार, सिंगल ब्रांड मल्टी ब्रांड, ये बताया रिटेल अलग बताया। रिटेल मतलब चिल्लर सामान जो सीधा उपभोक्ताओं को मिलता है वो रिटेल कहलाता है। सिंगल ब्रांड क्या होता है? एक ही ब्रांड की चीज, हाँ, जहाँ एक छत के नीचे सिर्फ एक ही ब्रांड मिलता है, जैसे रिबॉक शोरूम, वहाँ रिबॉक कंपनी के जितने भी प्रोडक्ट है वो सब मिल जाएंगे वहां पर। लाखानी वहां नहीं मिलेगा, बाटा वहां नहीं मिलेगा, वहां सिर्फ रिबॉक।
तो ये कौन सा? सिंगल ब्रांड। मल्टी ब्रांड जहां पर एक ही छत के नीचे विभिन्न कंपनियों के प्रोडक्ट वहां मिल जाते हैं, जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ये क्या बोलते हैं इसे? विशाल मेगा मार्ट, विशाल मेगा मार्ट। इस तरीके के जो शोरूम होते हैं यहाँ पर, ये ढेर सारी चीजें एक साथ, शोरूम नहीं बोल सकते उसे, मॉल जो होते हैं उसमें एक ही छत के नीचे विभिन्न ब्रांड के प्रोडक्ट मिल जाते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? मल्टी ब्रांड। इसे क्या बोलेंगे? मल्टी ब्रांड। क्लियर हो गई बातें? तो इसमें सिंगल ब्रांड वाले इसमें 100% कर सकते हैं। मल्टी ब्रांड का बोला क्या हमने? अब देखो, जहां पर अलग अलग क्षेत्र जहां पर इनके लिए एफडीआई की सीमाएं हैं, अन्य क्षेत्र जहां एफडीआई की सीमाएं निर्धारित है, जैसे हम देखते हैं सार्वजनिक बैंकिंग क्षेत्र, सार्वजनिक बैंकिंग क्षेत्र, इसमें कितना? 20% भर एफडीआई कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। 80% सरकार की हिस्सेदारी, देश की, 20% फॉरेन इन्वेस्टमेंट उसमें हो सकता है। दूसरा प्रिंट मीडिया, इसमें 26% तक हो सकता है। प्रिंट मीडिया में कितना? 26%। बीमा क्षेत्र, इसमें 49%, बीमा क्षेत्र कितना? 49%। इसी प्रकार मल्टी ब्रांड खुदरा व्यापार, मल्टी ब्रांड खुदरा व्यापार, इसमें सिंगल ब्रांड में 100% है और मल्टी ब्रांड में कितना दिया है? 51%। निजी सुरक्षा एजेंसियां, निजी सुरक्षा एजेंसियों में 74%। और निजी बैंकिंग में कितना है? 74%। तो इस तरीके से सरकार ने क्या की गई? इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पे थोड़ी सी शर्तें थोड़ी दी, पाबंदियां लगा दी गई है। तो ये 100% वाला है और ये इस पे सीमा निर्धारित की है कि कितना आप कर सकते हो। सिंगल ब्रांड समझा दिया मैंने। सिंगल ब्रांड खुदरा बाजार क्या होता है? सिंगल ब्रांड जैसे बाटा कंपनी हो गया, जी। मतलब जहाँ सिर्फ एक ही ब्रांड का सामान मिलता है। प्रियंका, मल्टी ब्रांड? सर मल्टी ब्रांड वो चीजें मतलब जहाँ पे जितनी भी मतलब एक चीज नहीं मिलेगी, सारी चीजें अवेलेबल हो जाएंगी। हाँ। मतलब एक ही छत के नीचे विभिन्न ब्रांड के प्रोडक्ट मिलते हैं, विभिन्न कंपनियों के प्रोडक्ट एक ही जगह पर मिलते हैं। अब इससे लाभ क्या होता है? मल्टी ब्रांड रिटेल मार्केट, MBRM क्या है? MBRM मल्टी ब्रांड रिटेल मार्केट। रिटेल मार्केट क्या होता है? जहां सीधा उपभोक्ता को वस्तुएं मिलती है, वो रिटेल मार्केट कहलाता है। ठीक, तो अब ये मल्टी ब्रांड है और रिटेल मार्केट है, वो एक ही छत में, और वहां पे उपभोक्ता जाता है, किसी भी ब्रांड की वस्तुएं खरीद लेता है, तो उसे क्या कहेंगे? मल्टी ब्रांड रिटेल मार्केट। मतलब यहाँ थोक होलसेल में नहीं मिल रहा है? जैसे हम वो देखते हैं, जैसे अमेजोन, ये रिटेल मार्केट है,
लेकिन वही अलीबाबा, अलीबाबा लिया था विनोद कुमार आपने अलीबाबा से कभी कुछ नहीं लिया? नेट पे सर्च करके देखना, उसको बोलेगा 50 का बंच, 100 का है ना, 1000 पीस ले लो, क्योंकि वो सिंगल, वो रिटेल है क्या? वो नहीं, खुदरा में नहीं देता वो, है? तो हम बात करें मल्टी ब्रांड रिटेल मार्केट। तो इससे मिलने वाले लाभ, मिलने वाले संभावित लाभ, मिलने वाले संभावित लाभ की यदि हम बात करें तो खाद्य श्रृंखला का बेहतर विकास, खाद्य श्रृंखला का बेहतर विकास, खाद्य श्रृंखला का बेहतर विकास। क्या बोला मैंने? खाद्य श्रृंखला का बेहतर विकास। कैसे खाद्य श्रृंखला का बेहतर विकास? कैसे? विभिन्न प्रकार की जो खाद्य सामग्री एक ही जगह मिल जाती है? सिंगल ब्रांड होता तो गेहूं ही खरीदते वहां पे। अब हम गए खाद्यान्न खरीदने के लिए तो हमें बाजरा भी मिल गया, ज्वार भी मिल गया, कोदो भी मिल गया, कुटकी भी मिल गया, सब कुछ मिल गया। वैसे दुकानों में तो मिलती नहीं है ये, लेकिन यहाँ चल जाओ आप, सब कुछ पैकेट में मिल जाता है। आप बालाजी बिग बाजार में चल जाओ, बैतूल में, तो वहां पर देखना ये सारी चीजें मिल जाएगी जिसका हमने कभी कॉपी किताब में नाम भर सुना, तो वो सब मिल जाती है। तो ये होता है मल्टी ब्रांड का बेनिफिट, खाद्य श्रृंखला का विस्तार होता है, हमें तरह तरह की चीजें वहां पर मिल जाती है, तरह तरह की चीजें वहां पर मिल जाती है। जैसे मशरूम, मशरूम की बात कर रहे हैं, हमें क्या लगता है मशरूम कब मिलेगी? जब बादल कर देंगे, बारिश का समय आएगा तभी मिलेगी। 2-4 दिन मिल गई तो ठीक, नहीं तो फिर चातक पक्षी की तरह 1 साल इंतजार करो, कोई जरूरत नहीं है, बालाजी बिग बाजार चल जाए, कभी मिलेगा। तो ये हुआ ना खाद्य श्रृंखला का विस्तार, बेहतर विकास होना। खाद्य पदार्थों की बर्बादी पर रोक लगेगी, खाद्य पदार्थों की बर्बादी पर रोक, खाद्य पदार्थों की बर्बादी पर रोक। ग्रामीण इलाकों में रोजगार का सृजन होना, ग्रामीण इलाकों में रोजगार का सृजन होना, ग्रामीण इलाकों में रोजगार का सृजन होना। अब क्या होता है, जैसे हमने बताया खाद्य श्रृंखला का बेहतर विकास, ये सारी चीजें वो सब मिलेगी जो हम लोग जानते ही नहीं थे, है ना, ये पढ़ा ना आपने। तो क्या शहर में ही बनेंगे? क्या उसी शोरूम में बनेंगे? क्या उसी बाजार में बनेंगे? क्या नहीं, इनका विकास कहाँ होगा, उत्पादन कहाँ होगा? ग्रामीण क्षेत्रों में होगा, तभी तो यहाँ पर पहुंचेंगे। तो ग्रामीण क्षेत्र इलाकों में रोजगार का सृजन होगा, बराबर, ठीक है। वो बोलते हैं मटर चाहिए हमें, हरी मटर चाहिए, किसानों को बीज ला के देंगे, पानी सारी सुविधा देंगे। वो बोले लेकिन हमें ये चाहिए, मूली 12 महीने चाहिए, हरी मिर्च 12 महीने चाहिए। तो ग्रामीण इलाकों में रोजगार का सृजन होता है। ग्रामीण छोटे दुकानदारों की रोजी रोटी, अरे अनम्यूट कर लो भाई, किसने म्यूट करो, अनम्यूट करके रखा है, डिस्टर्ब हो रहे हैं, सो जाते हैं लगता है चालू करके। छोटे दुकानदारों की रोजी रोटी प्रभावित नहीं होगी, छोटे दुकानदारों की रोजी रोटी प्रभावित नहीं होगी। क्यों? क्योंकि क्यों नहीं होगी प्रभावित? हाँ, संजय कुमार
गुड मॉर्निंग। हाँ बोलो। आवाज ही नहीं निकल रही है। हाँ पहली बार पढ़ रहे हैं। हाँ क्यों प्रभावित नहीं होगी? सर क्योंकि मल्टी ब्रांड है, हर चीज मतलब सामान वो जाके दे सकते हैं। हाँ तो छोटे दुकानदार के ताली बजाते रहेंगे, मच्छर मारने की अगरबत्ती बेचते रहेंगे। क्योंकि ये जो होते हैं ये जैसे खाली जगह पे दूर, शहर से दूर, भीड़ भाड़ वाले इलाकों से दूर रहते हैं। तो जो शहरी क्षेत्र में छोटे दुकानदार होते हैं उनका जो इमरजेंसी वाला बिजनेस है वो दाल रोटी लायक चलते रहता है। ये कहाँ लगे रहते हैं? शहर से दूर, बाहर लगे रहते हैं। ठीक है, क्लियर होगी ना बात? लिखेंगे इसे। क्योंकि इस तरह के स्टोर शहर की बाहरी सीमा में खुलते हैं, शहर की बाहरी सीमा में खुलते हैं। रिहायशी इलाकों में थोड़ी रहते हैं, कॉमर्शियल क्षेत्र में रहते हैं, दूर। जिसको जरूरत हो तो वो विशेष रूप से वहां जाता है, बाकी चाय पत्ती खरीदने के लिए वहां तो नहीं जाएंगे। अगला, इससे मंझोले कारोबारियों को फायदा होगा, मंझोले कारोबारियों को फायदा होगा एवं उपभोक्ता के सामने बेहतर विकल्प होंगे, बेहतर विकल्प होंगे। अब उपभोक्ता को ढेर सारी वस्तुओं चुनने का अधिकार होगा, है ना? सिंगल ब्रांड में तो जिस दुकान में गए तो रिबॉक का ये ले लो, ये ले लो या ये ले लो, लेकिन लेना क्या है? क्या लेना है? रिबॉक, है ना? लेकिन मल्टी ब्रांड में चले जाते हैं तो फिर वहां पर 4-5 आइटम एक साथ रहेंगे, आपको चूज करना है कि इसमें से कौन सा लेना है। ये विकल्प खुलेंगे ना हमारे सामने। उत्पादक एवं उपभोक्ताओं के मध्य, उत्पादक एवं उपभोक्ताओं के मध्य मध्यस्थों की श्रृंखला क्या होगी? मध्यस्थ जो थे वो क्या होंगे? खत्म। जो कमीशन खोरी क्या हो जाएगी? खत्म। हमें वास्तविक जो रेट है उसी रेट में मिल जाएंगे। तो उत्पादक एवं उपभोक्ताओं के मध्य मध्यस्थों की श्रृंखला खत्म होगी। लास्ट पॉइंट, लोगों को उचित दर पर सामान उपलब्ध होगा, उचित दर पर। जो मुद्रास्फीति थी, जो महंगाई आ गई थी, काय के कारण? कमीशन खोरी के कारण। वो महंगाई क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन ये बात जितनी आसान दिख रही है उतनी है नहीं। मल्टी ब्रांड यदि विदेशी को के हाथ में चल जाएंगे तो क्या होगा फिर, है ना? हमारे देश के जो ब्रांड है उसका क्या होगा? सब रिबॉक और ये और वही हम इस्तेमाल करते रहेंगे, हमारे देश के बाटा का क्या होगा? दिक्कत तो है यहाँ पर। तो कुछ परेशानी भी है, समस्याएं भी है, नुकसान भी है। समस्याएं क्या है इससे? समस्याएं, अब अभी मान के चलो सब कुछ सामान जो है हम ऑनलाइन ही लेने लग जाए। एक पीढ़ी ऐसी आएगी, परसों के दिन एक कभी आमला कब गया था? मेरा रविवार के दिन है, रविवार के दिन आमला गया था। तो एक महोदय जी ने बड़ा अच्छे से क्वेश्चन किया। सर बोले आजकल लोग बाग तो बड़े फूक फूक के कदम रखते हैं, सुबह घूमने के लिए आते हैं, दौड़ते हैं, खाना लिमिट में, सब कुछ लिमिट में, ठीक है। लोग बाग अब तो बीमार होना बंद हो जाएंगे, कम होंगे बीमार, है। तो फिर ये इतने बड़े बड़े अरबों रुपए जो हॉस्पिटल बन रहे हैं, इसका क्या होगा? इसका क्या होगा? बड़ा अच्छा सवाल था। लोग अब बीमार नहीं होंगे, जनसंख्या कम हो रही है, वैसे ही है। जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण हम दो हमारे दो, जनसंख्या जितनी की उतनी, और हॉस्पिटलों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। और बड़े अच्छे अच्छे हॉस्पिटल, ऐसा लगता है कि वही जाके रहने लग गए। इतने अच्छे हॉस्पिटल बन रहे हैं, तो इनका होगा क्या? मैं तो कुछ बोल नहीं पाया, उन्होंने वही बोला कि बोले ये लोग पकड़ते रहेंगे लोगों को, और एक बार कोई पकड़ में आ गया
तो उसको बोलेंगे तेरे को ये बीमारी है, ये बीमारी है, ये बीमारी है, ये बीमारी है, बार बार उसका इलाज करते जाएंगे। यही होता है, यही होता है ना। बेहतर है हॉस्पिटल से हम दूर रहे, है ना, हॉस्पिटल से दूरी रहे, बनाए रखे। एक बार यदि चले गए तो फिर आपको रिश्तेदारी हो जाएगी हॉस्पिटल से, और फिर बार बार जाना ही पड़ेगा, फिर बार बार जाना पड़ेगा। तो ऐसे जितना अच्छा हमें वो दिख रहा है ना, उतना अच्छा होता नहीं है, ठीक। ऐसे ये एक बार एक चुंगल में फंस गए मल्टी ब्रांड वाले इसमें। तो हम बोल तो रहे हैं कि छोटे छोटे दुकानदारों की रोजी रोटी खत्म, कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन होगा नहीं। हम एक एक चीज लेने के लिए कहाँ जाएंगे, वही जाएंगे। छोटे दुकानदारों का क्या होगा? सब कुछ ऑनलाइन सामान हम खरीदने लग जाए तो ये जो मोबाइल की शॉप वगैरह दुकान लगा के बैठे, किराए से लेके बैठे, इनका क्या होगा? अभी तो बड़ी समस्या है इन लोगों के सामने, है? तो यही बात हम कर रहे हैं अभी MBRF के माध्यम से, MBRM के माध्यम से। करोड़ों लोगों के जीविकोपार्जन से जुड़े उस असंगठित क्षेत्र में विदेशी कंपनियों की घुसपैठ से सेवा एवं विनिर्माण क्षेत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। अब छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं मैं, यहां पे बात लिख लिया आप लोगों ने, पूरा पॉइंट लिख लिया है क्यों रवि से? लिख लिया। अब हम एक छोटा सा उदाहरण दे रहे हैं, झाड़ू का उदाहरण दे रहा हूं मैं, झाड़ू है, झाड़ू। इतना सा झाड़ू आता था पहले, जो गांव के लोग होते थे वो जाते थे, छीन के वो फंटे तोड़ते थे, उससे बनाते थे और बेच देते थे। 2 रुपए का, 2.5 रुपए का, 5 रुपए का, ऐसा बेचते थे। अब क्या हुआ, झाड़ू भी जो है कंपनी से बन के आने लग गया। अब वो लकड़ी का, फिर अब प्लास्टिक का झाड़ू आने लग गया, ठीक। फिर जाले निकालने के लिए अलग झाड़ू आने लग गया। पोछा जो है वो भी मिलता है, रेडीमेड पोछा भी मिलता है, जो पहले हमारी पुरानी बनियान से काम चल जाता था, अब उसके लिए हम पोछा भी खरीदा जाने लग गया है। बर्तन मांजने के लिए पहले नारियल का बूच जहाँ काम में आता था, अब फिर पॉलीथीन का, फिर साबुन के साथ में ही देने लग गया वो, भले 50 जमा हो जाए घर में। तो इस तरीके से नई नई चीजें जो है वो आने लग गई मार्केट में। तो जो गांव के छोटे छोटे जो लोग थे, असंगठित क्षेत्र में जिनका रोजगार चल रहा था, उनका क्या होगा? नाई की दुकान चलती थी ना पहले, ठीक है, अब ट्रिमर दे दिया उन्होंने, घर में ही कर लो, क्रीम दे दी, घर में ही कर लो। तो ये सब उत्पाद जो है मल्टी ब्रांड के कारण, विदेशी कंपनियों के आगमन के कारण हुआ है। तो जो असंगठित क्षेत्र में छोटे मोटे रोजगार जो चल रहे थे वो लगभग क्या हो गए? समाप्त हो गए। जो हम ये बात करें खाद्य श्रृंखला का बेहतर विकास हुआ, तो अब ये क्या जो मूल्य है वहां जो मिल रही है वो जरूरी है आज की हो? 2-4-8 दिन पुरानी हो सकती है, केमिकल वगैरह डाल के उसको जिंदा रखते हैं, जैसे ऑक्सीजन लगाते हैं, घर में लाते बराबर उसका स्वाद और वो सब बेकार हो जाएगा, उसको कुछ भी नहीं रहेगा उसमें। ऐसी चीजें हमें खरीदनी पड़ती है। बात क्लियर होगी? पहले करोड़ों लोगों के जीविकोपार्जन से जुड़े इस असंगठित क्षेत्र में विदेशी कंपनियों की घुसपैठ से सेवा एवं विनिर्माण क्षेत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। दूसरा पॉइंट देखिए, देश में इस समय लगभग 95% खुदरा व्यापारी असंगठित क्षेत्र में है। कहां उनका जीएसटी और कहां क्या होगा? जैसे खंडेलवाल जी का जीएसटी होगा, दोनों दुकानों में नहीं होगा। ऐसी कितनी सारी दुकानें होगी जो बिना जीएसटी के चल रही होगी, तो असंगठित क्षेत्र का बोलेंगे नहीं उनको।
असंगठित क्षेत्र में है। हर गली मोहल्ले में खुदरा व्यापार करके लगभग 15 करोड़ लोग अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। इनका क्या होगा? इनके ऊपर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, इनके ऊपर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, या इनके रोजगार छिनने का खतरा है, रोजगार छिनने का खतरा है। आज जैसे डीबी मॉल में चल जाओ, है ना, वहां से सब लेके आ जाओ सामान। ठीक, लास्ट पॉइंट लिखेंगे, इससे न केवल व्यापारियों को नुकसान होगा, व्यापारियों को नुकसान होगा, बल्कि किसानों के हित भी प्रभावित होंगे, किसानों के हित भी प्रभावित होंगे। कौन सी कृषि शुरू हो जाएगी? वही खेती जो अंग्रेजों के समय में होती थी, जैसे नील की खेती, क्या ठेके पे दे देते थे, उनको एडवांस पैसा दे देते थे और बोलते कि यही उत्पादन करो, इतना हमें देना, इस कीमत में हम खरीदेंगे। तो इस तरीके से ये पद्धति शुरू हो जाएगी। जैसे अभी यही हो रहा था, कृषि बिल लेकर आ गए थे, लोगों ने उसका विरोध किया, तो इस तरीके से किसानों के ऊपर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अब ये हो गया हमारा कौन सा? एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, किसी भी कंपनी में सीधे निवेश करना, पूंजीगत साधनों में निवेश करना। अब इसमें कितने प्रतिशत हिस्सेदारी होती थी एफडीआई के लिए? कम से कम 10%। किसमें निवेश करते थे? पूंजी के रूप में निवेश करेंगे या फिर टेक्नोलॉजी के रूप में निवेश करेंगे, पूंजी के रूप में या फिर टेक्नोलॉजी के रूप में। क्या मिलता है इनको ऐसा करने से? क्या मिलता है? लाभ, लाभ या हानि। लाभ या हानि के ये मालिक होते हैं। अब हम बात कर रहे हैं जिनको ऐसे रिस्क नहीं लेना, वो कैसे निवेश करते हैं। अब हम पढ़ेंगे विदेशी संस्थागत निवेश, विदेशी संस्थागत निवेश, FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। एक होता है पोर्टफोलियो निवेश, पोर्टफोलियो निवेश, पहले हम इसे पढ़ेंगे फिर उधर पढ़ेंगे। पोर्टफोलियो निवेश, FPI, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश, फॉरेन पोर्टफोलियो निवेश। क्या होता है इसमें? थोड़ा सा निवेश करना, थोड़ा सा निवेश करना, एक हिस्सा, जैसे 10% या उससे अधिक किया तो क्या हो गया? एफडीआई, और 10% से कम कर दिया तो क्या हुआ? पोर्टफोलियो निवेश, FPI। ऐसा ये थोड़ा सा क्या होगा? अस्थिर निवेश हो गया। भाई थोड़ी सी हिस्सेदारी लिए, थोड़ी सी जिम्मेदारी लिए, नुकसान हुआ तो भाग जाएंगे छोड़ के, होगा ना ऐसे। अब किसी को 100 रुपए उधार दिए हैं, मांग के देखेंगे, नहीं दे तो ठीक है, 100 रुपए में हमारा क्या जा रहा है, और 50,000 दे दिया और फिर मांग रहे हो, नहीं दे रहा है तो फिर क्या करेंगे? मर्डर कर देंगे उसका। मैं तो लेके ही रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान क्यों ना देना पड़े, क्योंकि वो छोटी रकम नहीं है। तो ऐसे इसकी बात है। विदेशी पोर्टफोलियो निवेश क्या है? यदि किसी विदेशी निवेशक द्वारा कंपनी के 10% से कम शेयर खरीदे जाए, 10% से कम शेयर खरीदे जाए, तो उसे
FPI, FPI फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहते हैं। अब यहां समझो जरा, बेसिक बात यहाँ पे समझने की है। FPI और FDI में क्या अंतर है? FPI और FDI में क्या अंतर है? वो डायरेक्ट किया था तो वो क्या हुआ था, मालिक बने थे, हिस्सेदारी ली थी, 10% से अधिक हिस्सेदारी उनके नाम पे हो गई थी, मालिकाना हक उनके पास में था। इसमें क्या, वो मालिक नहीं है, 10% से कम हिस्सेदारी है तो मालिकाना हक उन्हें नहीं मिला, तो अब उनको लाभ या हानि नहीं होगी। अब जितना भी पैसा लगा रहे हो उसके बदले में क्या मिलेगा आपको, कमीशन मिलेगा। अब कंपनी को हानि होगी तो वो बोलेंगे यार अब हम तुम्हें कमीशन नहीं दे पाएंगे, तो बोलेंगे ठीक है हमारा हिसाब कर दो हम चल। और FDI में क्या हुआ था, एक मुश्त निवेश किया था, बड़ा निवेश किया था, मालिकाना हक था, तो वहां कमीशन वगैरह कुछ नहीं मिल रहा था, लाभ या हानि मिल रही थी, दीर्घकालीन निवेश था, वो छोड़कर नहीं जा सकते थे, और इसमें क्या है वो छोड़कर जा सकते हैं। इसको अच्छे से लिखते हैं, समझ में तो आ गया क्या बोलना चाह रहा था मैं। इस श्रेणी में वह विनियोग आते हैं जो किसी विदेशी द्वारा समता या अंशों के रूप में रखे जाते हैं। समता या अंशों के रूप में रखे जाते हैं। इस विनियोग पर एक निश्चित ब्याज मतलब इंटरेस्ट, और लाभांश मीन्स डिविडेंड, जो शेयरों पर लाभ होता है उसे क्या बोलते हैं, डिविडेंड। तो ब्याज व लाभांश की गारंटी दी जाती है, लाभांश व ब्याज की गारंटी दी जाती है। इस प्रकार के विनियोगकर्ता कोई जोखिम नहीं उठाते हैं। इसमें कंपनी का स्वामित्व व नियंत्रण किसके पास रहता है? कंपनी का स्वामित्व और नियंत्रण किसके पास रहता है? जिस जहाँ पे निवेश कर रहे हैं बस उसी देश के पास, जैसे भारत में हो रहा है तो भारतीयों के पास में रहेगा, ठीक है। तो कंपनी का स्वामित्व एवं नियंत्रण भारतीयों के पास छोड़ दिया जाता है, अर्थात यह शेयर बाजार के माध्यम से किया जाने वाला निवेश है। शेयर बाजार के माध्यम से किया जाने वाला निवेश है। क्लियर हो गई ना बात? अब इसमें कोई रिस्क नहीं है उनके पास में। अब उन्होंने शेयर खरीदे थे, कंपनी को घाटा होगा तो अपने शेयर बेच देंगे और वापस चले जाएंगे, ठीक। कोई रिस्क नहीं उनके पास में। बर्बाद होंगे तो भारतीय लोग होंगे, जिस देश की कंपनी है। इनका तो 2% 3% हिस्सा था और उसके ऊपर बराबर उनको ब्याज मिल रहा था। ब्याज नहीं देंगे तो अपनी हिस्सेदारी बेचकर चले जाएंगे। कोई स्थायी निवेश भी नहीं है, ये अस्थायी है, अस्थिर है, कभी भी छोड़कर जा सकते हैं। क्लियर हो गया? विदेशी पोर्टफोलियो निवेश। अब हम पढ़ रहे हैं विदेशी संस्थागत निवेश, FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। इंस्टीट्यूशनल मतलब किसी संस्था के माध्यम से निवेश करते हैं, जैसे सेबी में पंजीकृत विभिन्न कंपनियां
और उसके माध्यम से ये निवेश करते, लिखेंगे इसे विदेशी संस्थागत निवेश, विदेशी संस्थागत निवेश जो शेयर मार्केट, विदेशी संस्थागत निवेश जो शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड या अन्य किसी निवेशक संस्था के माध्यम से निवेश करते हैं। अन्य किसी निवेशक संस्था के माध्यम से निवेश करते हैं। अब देखो एफडीआई में क्या डायरेक्ट कर रहे थे वो, चाहे एफडीआई में हो या विदेशी पोर्टफोलियो निवेश में डायरेक्ट कर रहे थे, और इसमें क्या हुआ, वो किसी संस्था के पास चले गए, भैया हमें इतने शेयर चाहिए, अब वो पैसा कहीं और लगाएगा, जैसे म्यूचुअल फंड करता है और कहीं पैसा लगा देता है। तो ऐसे ही इन्होंने क्या किया, किसी कंपनी को दे दिया पैसा, अब तुम हमें इतने प्रतिशत ब्याज देना, ये गारंटी पर निवेश करते हैं। अब किस रूप में करते हैं ये, विदेशी संस्थागत निवेशक जो है पी नोट्स सरकारी प्रतिभूतियां, बॉन्ड, कॉमर्शियल पेपर बॉन्ड, कॉमर्शियल पेपर बॉन्ड आदि के माध्यम से निवेश करते हैं। अब इसको छोड़ देते हैं हम, सरकारी प्रतिभूतियां रिजर्व बैंक जो जारी करता है ये खरीद लेंगे, जैसे किसान विकास पत्र, ये वो इस तरीके से ये खरीद लेते हैं और बेच देते हैं, जो समयावधि रहती है उसके बाद में लाभ कमा लेते हैं। हानि का तो सवाल ही उत्पन्न नहीं होता। इसकी प्रकृति अस्थायी होती है, प्रकृति अस्थायी होती है। क्यों होती है अस्थायी? क्योंकि जब तक लाभ होगा तब तक बने रहेंगे, और जैसे ही मार्केट ने करवट बदली वो सब छोड़ छाड़ के चले जाएंगे, बेच के निकल जाएंगे, है ना। यही होता है इसमें। जैसे जो डेली ट्रेडिंग करते हैं ना, अब वो 60 रुपए में कोई वस्तु खरीदते हैं तो उसके ऊपर चेक लगा देते हैं 70 रुपए और 50 रुपए, 70 रुपए और 50 रुपए। जो डेली ट्रेडिंग करते हैं ना शेयर मार्केट में, बोलते हैं कि 70 रुपए हो गया तो भी मैं बेच दूंगा, और 50 रुपए हुआ तो भी बेच दूंगा, भाई मैं इससे ज्यादा नुकसान नहीं सहन कर सकता। तो ऐसे ये भी होते, देखते कि फायदा हो रहा है कि तब तक बने रहेंगे, और जैसे ही नुकसान होने लगा, थोड़े बहुत तो नुकसान बर्दाश्त कर सकते हैं, ज्यादा होने की संभावना हो तो तुरंत उस कम नुकसान पे बेच बाच के निकल जाते हैं। तो इस तरीके का जो निवेश होता है वो कैसा होता है, अस्थायी प्रकृति का होता है। जो बाजार की उथल पुथल की, जो बाजार की उथल पुथल, क्या होता है उथल पुथल? मतलब व्यापार चक्र, मंदी तेजी, वो वाली बात है। उथल पुथल की स्थिति में एफ आई जल्दी ही शेयरों की बिकवाली कर बाजार से पलायन कर जाते हैं। बिकवाली कर बाजार से पलायन
कर जाते हैं, बाजार से पलायन कर जाते हैं। अब इनका उद्देश्य सिर्फ लाभ कमाना होता है, लाभ कमाना होता है। जबकि दूसरी कंपनी आती है तो दूसरा जो एफडीआई वगैरह करती है तो उनका उद्देश्य कुछ अलग होता है, दीर्घकालीन होता है? और इनका जब तुरंत लाभ कमाना नहीं हुआ तो चले जाना, ये उद्देश्य इनका होता है। अब इसमें एक चीज हमने छोड़ दी, पी नोट्स। पी नोट्स एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया इसका, पी नोट्स, पार्टिसिपेटरी नोट्स, पार्टिसिपेटरी नोट्स। पार्टिसिपेटरी नोट्स, पी नोट्स, पार्टिसिपेटरी नोट्स। अब देखो इसमें क्या है, थोड़ा सा पहले हम समझेंगे। तैयार हो गए सब समझने के लिए कि लिख ही रहे हैं अभी? हमारे बता दो पॉपकॉर्न क्या लिखा है इसमें? विदेशी संस्थागत निवेशक जो सेबी में पंजीकृत होते हैं, पहले बताया, जो सेबी में पंजीकृत है वही निवेश करते हैं इसमें। अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सेबी में पंजीयन नहीं किया है और भारत में निवेश करना चाहते हैं, तो वो कैसे निवेश करेंगे? पंजीयन तो किया नहीं है और बोलते हैं कि हम निवेश करना चाहते हैं, तो इस तरीके से करेंगे, इस तरीके से निवेश करते हैं। वो काय के माध्यम से करते हैं? पार्टिसिपेटरी नोट्स, पी नोट्स के माध्यम से निवेश करते हैं। अब बात समझ में, एक बात तो समझ में आई, ऐसे निवेशक जो सेबी में पंजीकृत नहीं है वो विदेशी पूंजी का पार्टिसिपेटरी नोट्स या पी नोट्स के माध्यम से निवेश करते हैं। बात क्लियर होगी? लिखे इसे, पहले इतना लिखे फिर आगे और समझेंगे। ऐसे विदेशी निवेशक जो भारत के, ऐसे विदेशी निवेशक जो भारत के स्टॉक मार्केट में धन लगाना चाहते हैं, धन लगाना चाहते हैं, परंतु सेबी के पास पंजीकृत नहीं है, सेबी के पास पंजीकृत नहीं है, तो वे निवेशक पैसा नहीं लगा सकते हैं। पैसे की जगह धन बोल सकते हैं, पूंजी बोल सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं। ये भावी निवेशक पी नोट्स के माध्यम से धन का निवेश कर सकते हैं, धन का निवेश कर सकते हैं। अब क्या प्रक्रिया है हम देखते हैं इसे। इतनी तो बात समझ में आ गई कि ऐसे विदेशी निवेशक जो भारतीय शेयर मार्केट में धन लगाना चाहते हैं परंतु सेबी में ये पंजीकृत नहीं है तो धन नहीं लगा सकते, तो इस कंडीशन में वो पी नोट्स, क्या पी नोट्स वो दस्तावेज होते हैं जिनके माध्यम से कुछ व्यक्तियों या संस्थाओं को भारतीय शेयर बाजार में सहभागिता करने का मौका मिलता है। अब पी नोट्स कौन जारी करता है? तो पी नोट्स पंजीकृत एफआईआई द्वारा ही जारी किया जाता है, पंजीकृत एफआईआई द्वारा जारी किया जाता है। पी नोट्स पर जारी करने वाली संस्था की जानकारी होती है, जिसका पैसा है उसकी नहीं, उसका कुछ भी नहीं। जानकारी किसकी होगी?
जिस पंजीकृत कंपनी द्वारा वो पी नोट्स जारी किया है उसकी जानकारी होगी। अब उसके माध्यम से किसने पैसा लगाया है इसकी जानकारी नहीं होती। क्लियर होगी बात है? तो पी नोट्स पंजीकृत एफआईआई द्वारा जारी किया जाता है। पी नोट्स पर जारी करने वाली एफआईआई संस्था का उल्लेख होता है, ना कि खरीदने वाले का, ना कि खरीदने वाले का। पी नोट्स द्वारा हम ऐसे निवेशकों को आमंत्रित करते हैं जिनका नाम, पता व अन्य जानकारी नहीं होती है। अन्य जानकारी नहीं होती है। आम खाने का मतलब रखो, गुठली गिनने की जरूरत नहीं है, ये कहना है कि ऐसे लोग निवेश कर लेते हैं जिनके नाम, पता, जानकारी, कहाँ कहाँ है, कौन है, महिला है, पुरुष है, चोरी से कमाया है, जुए में कमाया है, इसकी कोई जानकारी नहीं होती। 3 बातें पढ़ी अपन ने। पी नोट्स पंजीकृत एफआईआई द्वारा जारी किया जाता है। पी नोट्स पर उस एफआईआई की जानकारी होती है, न कि उसे खरीदने वाले की। और पी नोट्स के माध्यम से हम ऐसे निवेशकों को भी आमंत्रित कर लेते हैं जिनके नाम, पते की हमें जानकारी नहीं होती है। अब पी नोट्स का जो भारतीय विनिमय बाजार है, इसमें विरोध किया जाता है। इसके द्वारा इसका विरोध किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसके माध्यम से ऐसे निवेशक आ जाते हैं जिनके बारे में हमें जानकारी की नहीं होती है। तो भारतीय लोग भी ऐसा निवेश कर देते होंगे विदेशों में। भारतीय लोग भी करते होंगे ना, तो भारत में ऐसा आता है तो भारतीय लोग भी करते होंगे। तो क्या पी नोट्स का भारतीय विनिमय बाजार में विरोध किया जाता है क्योंकि इस पर खरीदने बेचने वाले के विषय में जानकारी प्राप्त नहीं होती है। जानकारी प्राप्त नहीं होती है। इससे काले धन, सर रिपीट कर दीजिए। हाँ, विनिमय बाजार में विरोध किया जाता है क्योंकि इस पर खरीदने एवं बेचने वाले के विषय में जानकारी प्राप्त नहीं होती है। इससे काले धन व अवैध लेनदेन को बढ़ावा मिलता है। अवैध लेनदेन को बढ़ावा मिलता है। अब कहां से पैसा आ रहा है? जैसे आतंकवादी गतिविधि हो, ये वो, इसका भी पैसा हो सकता है इसमें। ठीक है, लाभ के लिए तो लगा रहे हैं, लाभ कमाएंगे और दूसरी जगह निवेश करते जाएंगे। तो पता तो होना चाहिए कि पैसा कहां से आ रहा है, पैसा कहां जा रहा है करके। पता चला कि उसने पैसा लगाया पी नोट्स के माध्यम से, 4 साल में दुगुना कर लिया और लेके चला गया। कहां से आया था ये भी नहीं पता, कहां लेके गया ये भी नहीं पता। दिक्कत तो है। और भारतीय विनिमय बाजार में इसका विरोध किया जाता है। तो इसके लिए क्या किया? एक SIT का गठन हुआ। SIT, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, SIT। बाजार में अस्थिरता बनी रहती है, अस्थिरता बनी रहती है। अतः काले धन की जांच के संबंध में गठित SIT, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने पी नोट्स के लिए KYC, नो योर कस्टमर, KYC अनिवार्य कर दिया गया है। KYC अनिवार्य कर दिया गया है।
मेरे ख्याल से पी नोट्स समझ में आ गया होगा, पार्टिसिपेटरी नोट्स। मतलब ऐसे निवेशकों के लिए जो भारतीय शेयर मार्केट में या सेबी में पंजीकृत नहीं है, उन लोगों के निवेश के लिए जो है ये पी नोट्स जो सहायता करता है। तो इस तरीके से आज हमने एफडीआई पढ़ा, विदेशी निवेश पढ़ा, और विदेशी निवेश के विभिन्न रूप कौन कौन से पढ़े अपन ने? एफडीआई, एफपीआई, एफआईआई और पी नोट्स। हमने ये भी पढ़ा कि क्यों जरूरी है विदेशी निवेश। विदेशी निवेश तो इससे क्या होगा? विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि होगी, विदेशी पैसा आएगा, विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि होगी, सकल घरेलू उत्पाद की दरों में वृद्धि होगी। भाई कंपनी आएगी, निवेश करेगी, लेकिन उत्पादन का होगा भारत का होगा। तो जो जीडीपी है इसकी दर में वृद्धि होगी, जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ेगी, अतिरिक्त रोजगार का सृजन होगा। अब ये आएगी, कंपनी आएगी, लेकिन मजदूर कहां से? भारत के होंगे, तो रोजगार का सृजन होगा। चालू खाते के घाटे में कमी होगी, चालू खाते के घाटे में कमी होगी। विदेशी प्रौद्योगिकी का आगमन होगा। ये आएंगे तो सिर्फ पैसा ही लेके नहीं आएंगे, क्या लेके आएंगे? साथ में टेक्नोलॉजी भी लेके आएंगे। भाई अपना प्लान लेके आएंगे ना, तो प्लान लेके आएंगे तो उसका फायदा भी भारत को मिलेगा। अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहन, अनुसंधान बढ़ेगा, प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, प्रतिस्पर्धा से तो बेनिफिट होता है। अभी हमारे पास में 10-12 लोग बैठे हुए हैं, यदि यहाँ 50 लोग होते तो कितना कंपटीशन होता? कंपटीशन होता तो एक दूसरे को देख के, जैसे खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। अभी सब लोग एक एक कोना पकड़ के सो जाते हैं, लेकिन यदि ज्यादा लोग होते तो बेनिफिट मिलता उसका। तो विदेशी प्रौद्योगिकी का आगमन, अनुसंधान विकास में प्रोत्साहन, प्रतिस्पर्धा में वृद्धि, अर्थव्यवस्था के निर्माण क्षमता में वृद्धि, बहुत अधिक उत्पादन होता। लेकिन जरूरी नहीं है कि इससे लाभ ही होता हो, एफडीआई से हानियां भी हो। जैसे हमने पढ़ा मल्टी ब्रांड से कैसे हानियां होती है, तो ऐसे इसमें देखिए, उपभोक्तावाद में वृद्धि, प्रदर्शन प्रभाव बढ़ेगा, लोगों के पास पैसा नहीं होगा, उधार लेके खर्च करते जाएंगे, लेकिन खर्च जरूर करेंगे। उपभोक्तावाद में वृद्धि, छोटे उद्योगों को हानि होगी, छोटे जो उद्योग है, लघु कुटीर उद्योग जो है, इनको हानि होगी। सार्वजनिक नीतियों में अनावश्यक हस्तक्षेप का खतरा, ये बड़ी पार्टियां होगी, सरकार की कार्यप्रणाली को भी प्रभावित कर सकती है। विदेशी व्यापार नीति में परिवर्तन करने की बात करें, इस देश से करो, ये करो, वो करो, तो क्या सार्वजनिक नीतियों में अनावश्यक हस्तक्षेप का खतरा, और पर्यावरणीय समस्याओं में वृद्धि। विदेशी निवेशक आएंगे, उनको क्या लेना देना, यहाँ वन कम हो रहे या ज्यादा हो रहे हैं, उनको तो पैसे से मतलब है, वो वहां से जाके कारोबार करेंगे और हमारे यहाँ पर्यावरण प्रदूषण होगा। तो इस तरीके से अनेक समस्याएं भी हो सकती है, जहाँ लाभ है तो वहां हानि भी हो सकती है। ये बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक हमने पढ़ा है। तो ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक से जुड़ने के लिए सार्थक पहल का हिस्सा बनिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।